Assalamu alaikum dear students. My name is Nasir Abbas and I have been teaching to the students of ETA for the last 10 years. I have started a series of solving the paper of past years. आपके पास जो past papers है ETA में, उनमें आपके पास जितने भी इंग्लिश के MCQs आए हैं उनके बारे में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके 10 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको आपके लिए सॉल्व करूं। आज इंशाल्लाह हम 2019 का जो पेपर है उसमें जो हमारे पास इंग्लिश के MCQs आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। याद रखिए, आप पाकिस्तान में जिस किस्म का भी एग्ज़ाम देते हैं, पाकिस्तानी टीचर्स की आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म की मेंटलिटी है कि वो हमेशा पास्ट पेपर्स में जो MCQs आए हैं या उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसको रिपीट करते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम लिया जाता है CSS और PMS, अगर आप उसमें भी पास 10 ईयर्स के पेपर्स को कवर कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेम एज द केस ऑफ ईटा, अगर आप ईटा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कम से कम पास्ट के जो 10 ईयर्स के पेपर हैं उनके MCQs के बारे में आपको पता हो। तो वही MCQs फिर आपके पास बाद वाले पेपर्स में रिपीट होते हैं। बाद वाले पेपर में रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स देंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को चेंज करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह आपके पास वही रहता है। तो अगर आप 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आई एश्योर यू कि आप इंशाल्लाह इंग्लिश में कम से कम 15 MCQs को बड़ी आसानी से टिक कर सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हमें इंग्लिश के MCQs को छोड़ना चाहिए क्योंकि इंग्लिश के MCQs बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं। तो नहीं भाई, इंग्लिश के MCQs बड़े सिंपल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए उसका आंसर लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और वैसे भी ये एक बड़ा कमकल किस्म का इंसान होगा जो कि ख़ुद 20 MCQs छोड़ के दूसरे बंदे को 20 नंबर्स का एज दे रहा है। आप जानते हैं कि आप जब भी मेडिकल टेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक एक नंबर की कंपटीशन होती है, और अगर आप एक नंबर को ज़ाया कर लेते हैं इट मीन्स दैट यू हैव पुट योर सेल्फ इन हॉट वाटर, आपने अपने लिए जो है वो मसाइल खड़े कर लिए हैं। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 15 MCQs को जो है वो ठीक करें। इन्हीं इंग्लिश के MCQs के बेस पर आप जो है वो अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो इंग्लिश के जो MCQs आपके पास आते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उस पर जो है वो कंसनट्रेट करते हैं। आज हम जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश के MCQs हमारे पास जो आते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2019 के पेपर में इंग्लिश का पहला जो MCQs है दैट इज़ MCQs नंबर 9। सादिया वोर हर रेन बूट्स डैश हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। देखिए, इसमें हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। एक हमारे पास है हाउ एवर, दूसरा हमारे पास है देयरफॉर, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें है ऑन द अदर हैंड, और चौथा हमारे पास है स्टिल। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि आपके पास हाउ एवर और ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है कि आप जब कोई चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि चलो फिर भी सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस थिंग हाउ एवर आई विल ट्राई इट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। मैं इस चीज़ से घबराया हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए या आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको कर लूँगा। तो हाउ एवर और ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कि फिर भी, यानी जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना भी हो तब भी आप इसको करते हैं तो हम उसके लिए हाउ एवर को यूज़ करते हैं या हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन द अदर हैंड। जबकि तीसरा हमारे पास है स्टिल। स्टिल को हम यूज़ करते हैं अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस के लिए। अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि जब आप ये समझ रहे हैं कि ये काम नहीं होगा लेकिन वो काम फिर भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पास्ट पेपर का MCQs है कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड स्टिल ही गॉट द जॉब। वो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी उसको जॉब मिल गया है। और हमारे पास जो देयरफॉर है इसको हम यूज़ करते हैं लॉजिकल कंसेक्वेंसेस के लिए। लॉजिकल कंसेक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रीज़न जो कि आपका जो माइंड होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है।
अब अगर आप इस MCQs को देखते हैं, सादिया वोर हर रेन बूट्स, उसने अपने जो बारिशी बूट्स वगैरह है उसको पहन लिए हैं। हर फीट स्टे ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो इस वजह से उसके जो पाँव है वो स्टॉर्म के दौरान क्या रहे, वो ड्राई रहे। तो अब आपके ख्याल से ये आपके पास एक लॉजिकल बात है कि नहीं? बिल्कुल, इंसान का दिमाग इस चीज़ को मानता है कि अगर कोई बंदा बूट्स पहनता है तो उसके पाँव जो है वो खुश रहेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा देयरफॉर। फिर हमारे पास है MCQs नंबर 10। अनम आस्क्ड मी, डिड यू सी द ड्रामा ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहली बात तो ये है कि आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है। एक तो वो है जो कि WH सेंटेंस से स्टार्ट होता है, और एक वो है जो कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। कितने टाइप्स है? दो, WH वर्ड से, और दूसरा आपके पास स्टार्ट होता है एक्सिलरी वर्ब से, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब जब आपके पास कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। और अगर आपके पास कोई सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके उसकी जगह पर F लगाएंगे, या आप उसकी जगह पर वेदर लगाएंगे। वो सेंटेंस जो कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्सिलरी वर्ब आपके पास फॉर एग्जांपल डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपके पास एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो आप इस सेंटेंस को अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आया है डिड, तो डिड हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है। इस वजह से इन्वर्टेड कामास को हम रिमूव करके इसकी जगह पर वेदर या एफ लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि आप इस सेंटेंस के जरा स्ट्रक्चर को देखिए। पहले आपके पास वर्ब आया है और उसके बाद आपके पास प्रोनाउन आया है। वर्ब आपके पास कौन सा है? डिड है। और यू आपके पास क्या है? यू आपके पास प्रोनाउन है। याद रखें, जब भी आप किसी इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो आप इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। पहले आपके पास प्रोनाउन आएगा प्लस उसके बाद आपके पास वर्ब आएगा। अब जरा आप देखिए, यू आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट का सिंपल पॉइंट ये होता है कि ये आपके पास वर्ब के बाद आता है। तो आप देखिए, मी हमारे पास क्या है? मी इस सेंटेंस का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम जब यू को चेंज करेंगे तो हम इसको मी के मुताबिक चेंज करेंगे, और मी का हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। और डिड हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास आ जाएगा हेड। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेड का इस्तेमाल होता है, और हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि लास्ट। तो याद रखें, हमारे पास जो वर्ड लास्ट आता है इसको हम चेंज करते हैं अर्लियर में। हमारे पास जब वर्ड लास्ट आता है और उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उस वर्ड लास्ट को हम चेंज करते हैं अर्लियर में। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। अनम आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द ड्रामा ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में हमने टेंस को चेंज नहीं किया है, जबकि ये ज़रूरी है कि जब हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हम उसके टेंस को भी चेंज करेंगे। फिर ऑप्शन सी हमारे पास क्यों गलत है? ये हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि हमने इसके स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज नहीं किया है। स्ट्रक्चर के चेंज करने का मतलब ये कि हमने वही पहला वाला वर्ब लगाया और उसके बाद प्रोनाउन लगाया है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें मिस्टेक इस वजह से है क्योंकि लास्ट को हमने अर्लियर में चेंज नहीं किया है। ऑप्शन डी इस वजह से गलत है क्योंकि वही वाली बात यहाँ पर भी है कि लास्ट को हमने अर्लियर में चेंज नहीं किया है, जबकि रूल के मुताबिक हमारे पास जो लास्ट आएगा हम इसको अर्लियर में चेंज करेंगे। तो MCQs नंबर 10 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा अनम आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द ड्रामा ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। फिर आते हैं MCQs नंबर 29 की तरफ। डू नॉट मेक सो मच नॉइज। डू नॉट मेक सो मच नॉइज। मैं आपको जो है वो जो रॉन्ग आंसर है उनके बारे में भी बता रहा हूं ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल क्लियर हो जाए। फॉर अ डैश टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। अब देखिए, ऑप्शन ए आपके पास है ट्राई और ऑप्शन बी आपके पास है ट्राइज। अब ट्राई तो मुकम्मल गलत है। क्यों? क्योंकि फरा आपके पास सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर जब भी हमारे पास आता है उस वर्ब के साथ हम एस या ES को ज़रूर यूज़ करते हैं। अब ट्राई और ट्राइज हमारे पास क्या है?
जब भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं परमानेंट एक्शंस के लिए। परमानेंट एक्शंस हमारे पास वो एक्शंस होते हैं जिसको हम तकरीबन रोजाना करते हैं। तो अब देखिए, डू नॉट मेक सो मच नॉइस फॉर अ डैश टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। तो क्या वो हर ESL के टेस्ट के लिए जो है वो रोजाना तैयारी करती है, ये उसका हैबिट है? नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ट्राइड भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये तो फिर हमारे पास पास्ट में चला जाएगा, जबकि सेंटेंस का पहला हिस्सा हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है। तो जब सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये जरूरी है कि सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इज ट्राइंग। इस ट्राइंग को हम किस लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए। कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब ये है कि जिस वक्त वो बंदा बात कर रहा है उस वक्त वो एक्शन हो रहा है। तो वो आपसे कह रहे कि डू नॉट मेक सो मच नॉइस, अभी आप इतना शोर ना मचाए। क्यों? क्योंकि फरा अभी इस वक्त तैयारी कर रही है अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि आपके शोर की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से आप क्या करें, आप शोर ना करें। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो इस MCQ से आपको पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम परमानेंट एक्शंस के लिए यूज करते हैं। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है जो आपकी हैबिट होती है, जिसको आप रोजाना करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पास जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त वो एक्शन जारी हो। तो MCQs नंबर 29 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। MCQs नंबर 30, ज़ारा चेंज्ड द फ्लैट टायर। देखिए सिंपल पॉइंट है, हमारे पास ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा और हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम उसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास दो वर्ब्स है, एक हमारे पास है वाज और दूसरा हमारे पास है वर। वाज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। अब ज़ारा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो हमारे पास सेंटेंस के एंड में आ जाएगा ज़ारा। फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है द फ्लैट टायर, इसको हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, हम यहाँ पर लिख लेंगे द फ्लैट टायर। फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट है जो कि अब सेंटेंस के एंड में आ गया है, हम उससे पहले लगा लेंगे बाय। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में ये है कि हमारे पास जो वर्ब आया है हम उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा चेंज्ड। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि हम इसके साथ एक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाएंगे। तो आपके ख्याल से द फ्लैट टायर हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जी ये हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे वाज। तो हमारे पास राइट आंसर होगा द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय ज़ारा। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इस वजह से गलत है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं करते। ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि वही टेंस वाला मसला है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं करते, और इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करते। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स को एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। याद रखिए, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ जाए और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो आप उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए और ये आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस हो तो फिर आप उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 49। सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन, शी डैश बात। अच्छा पहला पॉइंट आपके पास जो है वो ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास हैविंग है, और हैविंग आपके पास मेन वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो आप उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये हमारे पास जो है वो हैज़ और हैव है। तो हैज़ और हैव को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे पास हैज़ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। अब अगर वो फ़ोन रिसीव करने के लिए नहीं आ सकती तो इसका मतलब ये कि उसने वो काम कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि वो काम अभी भी हो रहा है।
तो जब भी हमारे पास एक काम कंटिन्यूस हो, जिस तरह यहाँ पर हमने कहा कि एक काम हो रहा हो बल्कि वो कंप्लीट ना हुआ हो, तो फिर हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इज हैविंग। शी कैन नॉट कम टू द फोन, वो फ़ोन रिसीव करने के लिए नहीं आ सकती है। क्यों? वो किस चीज़ में बिजी है? वो जो है वो बात ले रही है, तो वो इसमें बिजी है, तो इसका मतलब ये कि वो अभी वो एक्शन जो है वो जारी है। इस वजह से हम इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। सो इन MCQs 49 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 50, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू एनिग्मा। अब ये आपके पास वर्ड नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग एक जैसी होती हैं। अच्छा, ईटा के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास एक सेंटेंस, एक वर्ड आ जाए और आपको उसकी मीनिंग नहीं आती है, तो ईटा में नॉर्मली आपके पास एक ऑप्शन ठीक होता है और वो जो बाकी आपको 2 या 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनकी मीनिंग एक जैसी होती है। देखिए, इवैल्यूएशन और आंसर और अकाउंट, इन तीनों का मतलब एक है। इवैल्यूएशन, एक आंसर और अकाउंट, इन तीनों का मतलब एक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एनिग्मा का पता नहीं है कि एनिग्मा की मीनिंग क्या है, तो आप नीचे आ जाएं और आपके पास जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आप उनमें से देख लें कि आपके पास कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग सेम है। तो अगर ऑप्शंस में आपके पास वर्ड्स की मीनिंग सेम आ रही है, तो फिर डिफरेंटली ये तो आपके पास इसकी आंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आंसर तो आपके पास एक ही वर्ड होगा। तो आप हमेशा कोशिश किया करें कि सिनोनिम्स के लिए ये ट्रिक अप्लाई किया करें कि वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम होती है आप उनको रिमूव करें और जो वर्ड आपके पास बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो अब अगर हम इवैल्यूएशन, आंसर और अकाउंट को रिमूव करते हैं, तो MCQs नंबर 50 का हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा पजल। पजल और एनिग्मा का मतलब होता है हैरान होना या जब आप किसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। Then MCQs number 69. When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes dash। अच्छा जी, देखिए इस MCQs को ज़रा समझे, क्योंकि ये भी आप लोग के जो इंट्रो टेस्ट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके पास ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पास्ट है। अब एक एक्शन यहाँ पर हुआ है और एक एक्शन यहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा शायद ये पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसको समझे। यहाँ पर अभी पास्ट है, फॉर एग्जांपल आज जो है वो जुम्मा है, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, और मेरा जो एक एक्शन है वो जुमरात को हुआ है और एक एक्शन जो है वो बुध के दिन हुआ है। तो जो जुमेरात के दिन हुआ है वो इस पास्ट के करीब हुआ है, और जो बुध में हुआ है वो इस एक्शन के बाद हुआ है। तो जो एक्शन आपके पास पहले हुआ है, पहले आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो एक्शन आपके पास पास्ट में एक एक्शन हुआ है और उससे पहले आपके पास हुआ है, तो आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। और जो एक्शन अभी पास्ट में नियर हुआ है, अभी करीबी करीबी हुआ है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। अब याद रखें कि जब भी आपके पास सेंटेंस में 2 पास्ट टेंस यूज होते हैं, तो ये जरूरी है कि सेंटेंस के एक हिस्से में आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरे हिस्से में आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखिए, व्हेन आई वेंट, वेंट हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमारे पास जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में होगा? ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब सेंटेंस के एक हिस्से में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया है, तो अब दूसरे हिस्से में हमारे पास क्या आएगा? शाबाश, दूसरे हिस्से में हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, जिसमें हम हेड को यूज करेंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। तो अब हमारे पास अगर आप देखते हैं ऑप्शन बी, तो हैव हमारे पास आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैव नहीं आता। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आर आया है और आर तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, वर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, हैड टेकन प्लेस। हैड हमारे पास आया है, उसके बाद टेकन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो फिर से सुने, अगर आपको जो है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया गया है, तो आप दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, और अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया गया है तो फिर पहले हिस्से में आप हेड लगाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए। होपफुली आप इस MCQs नंबर 70, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
ही इज क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि बट को समझे। बट को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बंदे के एक पॉजिटिव क्वालिटी को डिफाइन करते हैं और एक नेगेटिव क्वालिटी को। तो पहले पॉजिटिव आ जाए उसके बाद नेगेटिव आ जाए, इस तरह भी हो सकता है कि पहले नेगेटिव आ जाए और उसके बाद पॉजिटिव आ जाए। अब देखिए, ही इज क्लेवर, अब क्लेवर होना क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसमें एक कमी है। नेगेटिव क्या है, कमजोरी क्या है कि ही लैक्स एक्सपीरियंस, उसमें एक्सपीरियंस जो है वो कम है, यानी वो बहुत कम तजुर्बेकार है। अब इन दोनों एमसीक्यूज नंबर 70 में आपके पास ऑप्शन बी भी ठीक है, बट ही इज लैकिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ज्यादा सुटेबल आपके पास क्या होगा, ज्यादा सुटेबल आपके पास है ही लैक्स एक्सपीरियंस। क्यों? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ हमारे पास जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और इसको हम कौन से एक्शंस के लिए यूज करते हैं, परमानेंट एक्शंस के लिए। तो आपके ख्याल से हमारे पास जो एक्सपीरियंस होती है, आपके ज़िंदगी का जो तजुर्बा होता है, वो परमानेंट होता है कि नहीं? बिल्कुल। आप किसी जगह पर कोई तजुर्बा लेते हैं, आपकी किसी किस्म की एक्सपीरियंस हो जाती है और फिर वो सारी उम्र आपके साथ चलती है। तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ही इज क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। फिर से बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन ए इस वजह से ठीक है क्योंकि लैक्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं परमानेंट एक्शन के लिए। तो हमारा जिंदगी में जो भी तजुर्बा होता है वो हमारे साथ परमानेंट रहता है। पॉइंट को समझ गए हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट जो है वो दैट इज एमसीक्यूज नंबर 89। लुक, अ हैमस्टर डैश बाय अ कैट। अच्छा, हैज बीन चेस्ड, वाज बीइंग चेस्ड एंड इज चेस्ड। इसमें हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इज बीइंग चेस्ड। इसमें याद रखिए ये वर्ड जो आपके पास लुक आता है ना, लुक, इसके बाद आपके पास ये क्या आया है, इसके बाद आपके पास ये इंटरजेक्शन भी आया है। देखिए ये जो आपके पास ये इसको हम उल्टा आई भी कह सकते हैं, इस निशान को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और याद रखें जिस वर्ड के बाद आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जिस वर्ड के बाद आपके पास ये उल्टा आई जिसको हमने कहा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, तो जिस सेंटेंस में आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा आप उसको जो है वो क्या करेंगे, आप उस वर्ड को इंटरजेक्शन कहेंगे और उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो हम जब इस वर्ड लुक को यूज करते हैं हम इसको हमेशा उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो कि जारी हो। मैं आपसे कहता हूँ देखो वो समझ जो है वो लिख रहा है, तो मैं आपकी उसकी जो एक्शन कंटिन्यूस है जो कि अभी हो रही है परमानेंट, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। या अगर इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करूं तो याद रखें कि जब आपके पास सेंटेंस में लुक आ जाए आप उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया करें, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सिंपल निशानी है इज एम आर। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लुक अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। एमसीक्यूज नंबर 90, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वोसिफोरस। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे वोसिफोरस की फॉर एग्जांपल मीनिंग नहीं आती है, तो अब मैं नीचे आऊँगा और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं मैं उनको देखूंगा कि इनमें हमारे पास ऐसे वर्ड्स तो नहीं है कि उनकी मीनिंग जो है वो सेम है। तो बोस्टीरियस, ब्लेटेंट और नॉइजी, इन तीनों का मतलब तकरीबन एक है। जितनी भी चीज़ें आपके पास जो है वो धमाकेदार होती है, जितनी भी चीज़ें आपके पास शोर फैलाती है, तो हम उनके लिए ये 3 वर्ड्स फैलाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड रह जाएगा और ये हमारे पास होगा साइलेंट। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती भी कर लेते हैं कि वो ये नहीं देखते कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे कह रहे कि चूज द वर्ड अपोजिट। याद रखिए जब भी आपके पास वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमेशा इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है कि वो आपसे सेम मीनिंग मांग रहा है या वो आपसे अपोजिट मीनिंग मांग रहा है। तो एमसीक्यूज नंबर 90 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो 2019 के जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज थे ये पार्ट 1 बन गया है। अब इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज को हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।